अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल? खैरियत से सब ठीक ठाक। पिछली वीडियो में हमने देखा कि रेडियन और स्टीरेडियन क्या होते हैं, उसके जो मैथमेटिकल फॉर्म और बाकी जितना कुछ मैं बता सकता था उनके बारे में वो मैंने बता दिया पिछली वीडियो में। अब इस वीडियो में रेडियन और स्टीरेडियन के MCQs देखेंगे, जितने भी पॉसिबल MCQs। वैसे इसके MCQs बन सकते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है और ना टेस्ट में आते हैं, बहुत ही कम, और वो भी बहुत ही आसान से होते हैं, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसके MCQs करेंगे जो आ सकते हैं। तो शुरू करेंगे रेडियन और स्टीरेडियन की MCQs को। अगर किसी ने रेडियन और स्टीरेडियन को यानी कि नहीं जानते, उनके रिलेशंस उसको नहीं पढ़ा पहले, तो वो पहले कहीं से जाके पढ़ लें और इसके बाद फिर इस वीडियो में आए MCQs के लिए। ये सिर्फ MCQs का ही होगा। तो शुरू करते हैं, चले MCQs को। सो स्टार्टिंग विद रेडियन, पहले रेडियन की चंद MCQs हम देखेंगे। रेडियन की चंद MCQs। अब रेडियन क्या होता है, प्लेन एंगल, वो आप जानते हैं। तो इसका पहला MCQs मैं दूंगा, बहुत ही इजी से शुरू करेंगे। पहला MCQs देख लो कि हमारे पास दो गेयर्स हैं, ठीक है। हमारे पास दो गेयर्स हैं, ये एक गेयर है, क्या बना रहेगा, हमारे पास दो गेयर्स हैं, एक ये गेयर है, ठीक है, गेयर है, इसको एक गेयर ही समझना है। ये एक गेयर है, एक दूसरा बड़ा सा गेयर है, ठीक है। अब इस गेयर का जो रेडियस है वो है 0.5 मीटर और इसका है 1 मीटर। अब हमसे पूछा है कि जो छोटा वाला गियर है वो अगर पाई का एंगल कवर करे, यानी कि इतना मूव करे कि पाई का एंगल कवर हो जाए, तो जो बड़ा वाला गियर है वो कितना एंगल कवर करेगा। उसके एंगल को मान लो फाई, ठीक है, ये थीटा इज इक्वल्स टू पाई और फाई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इसको आपने निकालना है। पॉज करें, ट्राई करें। अब मैं शुरू करने वाला हूँ 3, 2, 1 में। तो हमसे चूंकि पाई मांगा है, अब हम जानते हैं गेयर्स के बारे में कि गेयर्स जो होती हैं उनको बनाया ही ऐसे जाता है कि वो एक दूसरे के ऊपर यानी कि स्लिप नहीं करते। उनकी जो जाज होती हैं, जो टूथ होते हैं, वो एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं और इनके दरमियान फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि जो छोटा गियर जितना डिस्टेंस कवर करेगा, जिसे हम S कहते हैं, S इज इक्वल्स टू R थीटा में, जिसे हम S कहते हैं, जितना ये S कवर करेगा उतना ये S कवर करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं हो रहे। तो इसको भी मैं S इज इक्वल्स टू कैपिटल R फाई लिखता हूँ। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्मॉल r थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल R फाई। स्मॉल r क्या है, 0.5 पाई, कैपिटल R 1 और 5। तो ये हमारे पास बहुत ही आसानी से आया कि जो थीटा फाई होगा वो होगा 0.5 पाई या पाई बाई 2, यानी कि 90, ठीक है। रेडियस इसका डबल है, तो ये जो एंगल कवर करेगा वो उसका हाफ होगा। ये था पहले MCQs, बहुत ही आसान। इसके साथ मैंने ऑप्शंस भी नहीं दिए क्योंकि आसान था। तो इसी तरह एक दूसरा देखते हैं। दूसरा MCQs वो है, वैसे ये वाला जो MCQs है ये थोड़ा सा उसके मुताबिक है, क्या नाम है, जो रोटेशनल मोशन में आप पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वगैरह। टायर नीचे रोड से निकाल दी, चलिए रोड को ही बना देते हैं। अच्छा, ये एक कार है, हमारी कार नहीं है, ये एक कार है
और इसका जो 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 पहिया है उसका रेडियस मान लो 0.25 मीटर है, और ये जितनी स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका टायर 6 रेवोल्यूशन पर सेकंड कवर कर रहा है। तो आपने बताना है कि 1 मिनट में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस से क्या मुराद कि ये कितना, यानी कि s कवर करेगा। सो s इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब आपने फाइंड करना है 3, 2, 1 शुरू करते हैं। देखो कि हमें मालूम है s इज इक्वल्स टू आर थीटा, यानी कि जो गाड़ी डिस्टेंस कवर करेगा उसमें और थीटा में और r में रिलेशन तो है। अब कुछ लोग कहेंगे यार ये s, ये तो असल में इसका डिस्टेंस था, ये यहाँ पे कैसे आया? हम तो इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि फाइनल पोजीशन कार की कुछ यहाँ पे होगी, तो ये तो कार डिस्टेंस कवर कर। तो असल में ये है कि जो s है यहाँ पे टायर फ्रिक्शन के थ्रू मूव करेगा, ये स्लिप नहीं करेगा, इसीलिए जितना टायर गोल घूमेगा, जितना वो यानी कि गोल डिस्टेंस कवर करेगा, उतना ही गाड़ी का डिस्टेंस कवर होता है। ये आपने याद रखना। सो s इज इक्वल्स टू आर थीटा। अब r कितना है 0.25 और थीटा कितना है 6 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। अच्छा, अभी हम डिस्टेंस पहले 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस पर सेकेंड है। यहाँ पे अगर लिख लो या ना लिख लो बस मान लो ये पर सेकेंड है, क्योंकि हमसे 1 मिनट का मांगा है। तो पर सेकेंड कितना, वहाँ पे हमारे पास थीटा आ जाएगा 6 और 1 रेवोल्यूशन का 2 पाई, यानी ये हमारे पास कंप्लीट एंगल होगा 1 सेकेंड के लिए। और अब इसके बाद फिर 1 मिनट के लिए, तो फिलहाल ये 12 पाई और ये हो जाएगा 12 का 0.25 3, सो ये होगा 3 पाई। ठीक है, 3 पाई। अब 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 60, ये 1 सेकेंड का है, तो 60 सेकेंड्स का कितना होगा 60 सेकेंड्स का होगा। फॉर 60 सेकेंड्स अगर मैं लिख लूँ तो ये हो जाएगा क्या नाम है, जो डिस्टेंस है s इज इक्वल्स टू 3 पाई इंटू 60, और 60 इंटू 3 कितना होता है 180 पाई। ये डिस्टेंस कवर होगा। अगर आप पाई से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर ले, वरना इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैंने ऑप्शंस नहीं दी, वो ऑप्शंस के मुताबिक ही देखना है। ठीक है, 3.14 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आता है। तो ये हमारे पास फाइनल डिस्टेंस आया, और ये भी दूसरा एक सिंपल एमसीक्यूज हमारा हल हो चुका है। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे एमसीक्यूज के लिए। अब ये रेडियन की एमसीक्यूज आसानी है। ठीक है, स्टीरेडियन का थोड़ा सा मुश्किल होगा, रेडियन की आसान है। तीसरे एमसीक्यूज में हमसे पूछा है कि एक हेक्सागोन है। ठीक है, हेक्सागोन को जानते हैं, ये एक हेक्सागोन है और इसका ये सेंटर है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है, नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन क्या करूँ, ये 6 है। अब आपने फाइंड करना है कि इसके ऊपर अगर हम एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर दें, बहुत दूर चला गया, लेकिन असल में मैं कहना ये चाहता था कि इस सर्कल का ये वाला बहुत गंदा गया यार, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ये वाली जगह। ठीक है, इसके ऊपर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है, जैसे मैंने ऊपर दिखाया, ये 6 है। आपने बताना है कि ये वाला जो आर्क है इसका लेंथ कितना है।
आर्क का लेंथ कितना है, हाँ, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बस सिर्फ आर्क का लेंथ। तो चलिए 3, 2, 1 शुरू करते हैं। अब यार हेक्सागोन है, उसके जो साइड्स होते हैं वो तमाम बराबर होते हैं लेंथ में, यानी कि एक साइड का जो एंगल होगा यहाँ पे बनने वाला वो उसके बराबर, उसके बराबर, उसके बराबर, उसके बराबर, तमाम के एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि साइड्स सेम है। अब यहाँ पे हम एस को निकालना चाहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेंगे तो उस सर्कल का रेडियस क्या होगा 6, सो r इज इक्वल्स टू 6। अब s इज इक्वल्स टू r थीटा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ थीटा नहीं है, वरना हम ये निकाल सकते हैं। थीटा कैसे निकालेंगे? तो कंप्लीट हेक्सागोन का यहाँ पे बनने वाला एंगल कितना है 360 डिग्री या 2 पाई, सो थीटा होगा 2 पाई। लेकिन ये इसका कौन सा पार्ट है? सिक्स पार्ट है ना, क्योंकि तमाम एंगल्स इक्वल हैं, तो हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा π/3, यानी कि थीटा भी हमारे पास आ गया। तो दिस इंप्लाइज s इज इक्वल्स टू r/6 और π/3 हमारे पास थीटा है। दिस इज दी s, और इसको अगर आप उसमें फाइंड करना चाहे, यानी कि पाई को हटाना चाहे, तो 2 × 3.14 ये अप्रॉक्सीमेटली 6 हो जाएगा। 2 3 6 और 2 आता है 0.2 वगैरह में, तो उसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 6 कहूँगा, ठीक है। सो ये हुआ अप्रॉक्सीमेटली 6, और ये वाला MCQs भी डन। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट था? इसमें ये था कि एक तो हेक्सागोन जो है कंप्लीट वो सेंटर पे 360 डिग्री बनाता है 2 पाई, और दैट कि हर एक जो पार्ट है हेक्सागोन का, यानी कि पार्ट से मेरा क्या मतलब, जो ट्रायंगल बनेगा वो इक्वल एंगल का होगा, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा, एंड दैट वाज ऑल इन दिस MCQ। एंड लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, जो कि होगा हमारे पास चौथा। अब रेडियन के MCQs खत्म, इसमें और कोई MCQs ऐसे नहीं है, और अगर है भी तो वो सारे रोटेशन मोशन में फिर से आपने करने हैं। रोटेशन में वहाँ पे s इज इक्वल्स टू r थीटा बहुत यूज़ होगा, तो आप वहाँ पे फिर बहुत कंप्लीट डिटेल से पढ़ लोगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे ST रेडियन, ST रेडियन इसकी MCQs, तो ये हमारे पास चौथा आ रहा था ना, 4th MCQ ऑफ द वीडियो। ये है कि बहुत ही सिंपल मैं दूंगा पहले, इसके थोड़े से बाद के MCQs मुश्किल आएंगे। यहाँ पे एक बक्सा बनाता हूँ मैं, और यहाँ पे हमसे कहा गया है कि ये एक बॉक्स है जो कि एक क्यूब है, और इसके अंदर यहाँ पे कोई पॉइंट है। तो बताओ ज़रा कि इस पॉइंट पे सरफेस का कितना एंगल बनेगा, कंप्लीट सरफेस का। ऑप्शंस 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई या डी नन, ठीक है। आपने बताना है कि कितना सरफेस का एंगल बनेगा इस पे। तो मैं बताऊं उससे पहले इस पे ज़रा सोचे। 3 2 1। तो चलिए, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था, अगर किसी ने वो नहीं देखा तो वो ये नहीं कर पाया होगा, लेकिन जिसने देखा है वो कर चुका होगा, या अगर कहीं और से भी देखा है तो कर चुका होगा। तो इसका 4 पाई है, क्योंकि एक क्लोज सरफेस, चाहे वो कौन सा भी हो, स्फेयर के अलावा कोई सा भी हो सकता है, स्फेयर
हम सिर्फ स्फेयर को मानते हैं क्योंकि वहाँ पे डिफिनीशन स्टीरेडियन में स्फेयर दिया है, तो स्फेयर भी हो सकता है और इसके अलावा भी कोई सा भी क्लोज सरफेस हो सकता है। वो अपने इंटीरियर किसी भी पॉइंट पे, सेंटर भी ज़रूरी नहीं है, 4 पाई का स्टीरेडियन बनाता है। तो ये आपको आना चाहिए था। इसको भी हम ख़त्म करते हैं, ख़त्म नहीं करते, दूसरे MCQs यहाँ पे लिखता हूँ, मिटाता नहीं। 5th, अब यहाँ पे इसी तरह का एक दूसरा MCQ और वो ये है कि ये हमारे पास एक डब्बा है उसी तरह का क्यूब, इसका ये सेंटर है। अब आपने बताना है कि इस ऊपर वाला जो सरफेस है, ऊपर का जो सरफेस है, अगर ये क्यूबिक कमरा है तो कमरे की छत सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, इस सेंटर पे, ठीक है, कितना एंगल बनाती है। ऑप्शन ले लो, ये भी बहुत इजी है। तो ऑप्शन ले लो 2 पाई, बी ले लो क्या कहूँ 1/6 पाई, सी ले लो हमारे पास 2/3 पाई और डी ले लो नन। नन मेरे MCQs में ज़रूर होता है, नन। वैसे कभी कभी नन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है MCQs में, जैसे कि जो ज़्यादा मुश्किल टेस्ट होते हैं जैसे कि नस्ट का, तो उसमें ज़्यादातर कंफ्यूज आपको नन करेगा, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा देते हैं। तो वैसे मैं तो डालता हूँ ताकि मैं ज़्यादा ऑप्शन बनाने में वैसे ही खुद अपना टाइम ना ज़ाया करूँ। सो दैट इज़ 5th, और 5th में आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन है। 3, 2, 1। अब यहाँ पे हमने देखा कि कंप्लीट जो क्यूब है वो सेंटर पे 4 पाई का स्टीरेडियन यानी कि एंगल बनाता है। तो एक जो सरफेस होगा इसका, यानी कि ऊपर साइड कोई सा भी हो सकता है क्योंकि तमाम जो सरफेसेस हैं वो इक्वल है इन देयर एरियाज। तो एक जो सरफेस होगा वो जितना एंगल कंप्लीट बनाता है उसका 6, क्योंकि टोटल 6 है तो 4 पाई बाई 6 ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। दैट वाज टू सिंपल। ये है हमारे पास सी ऑप्शन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब 6th MCQ की तरफ आते हैं। 6th MCQ, 6th यहाँ पे हमसे पूछा है, बल्कि पहले तो बताया है कि कौन है, ठीक है, ये कौन है, ये उभरा है थोड़ा सा, इसको मैं शेड कर देता हूँ। ये थोड़ा सा उभरा हुआ है क्योंकि स्फेयर का एक पार्ट है। इसका ये वाला जो लेंथ है ये है 7 यूनिट्स और इसका जो एरिया है जो मैंने शेड किया हुआ है ये 49 यूनिट स्क्वायर है। और ये इसका सेंटर है, यानी कि जिस स्फेयर से लिया गया है उसका सेंटर, मतलब हम ले सकते हैं इसके बिल्कुल पास यहाँ पे कोई पॉइंट है, बिल्कुल ही पास, यानी कि हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट तकरीबन सर्कल का सेंटर ही है, सर्कल बोल रहा हूँ, स्फेयर का सेंटर ही है। तो इतना पास एक पॉइंट है यहाँ पे। अब आपने बताना है कि इस एरिया के अलावा बाकी जितना भी सरफेस एरिया है इस कोन का, इस शेडेड एरिया के अलावा जो कि 49 है, कितना एंगल बना रहा है इस पॉइंट पे, बाकी का एरिया इस पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है स्टीरेडियन में। ऑप्शंस ले लो। नंबर ए ऑप्शन इज अप्रॉक्सीमेटली ले लो 17, बी अप्रॉक्सीमेटली ले लो 11, सी अप्रॉक्सीमेटली ले लो 3, अप्रॉक्सीमेटली नहीं बल्कि कंप्लीट ले लो 3 पाई। स्टीरेडियन, ये सारे स्टीरेडियन है, ठीक है, स्टीरेडियन, ये भी स्टीरेडियन, और डी मेरा हमेशा की तरह नन।
चलो तो ट्राई कराओ 3, 2, 1 में, और मैं बताने जा रहा हूँ इसको। अब यहाँ मैंने आपको पहले बताया कि कोई सा भी क्लोज सरफेस हो वो किसी भी अपने इंटीरियर पॉइंट पे 4 पाई का स्टीरेडियन बनाता है, एंगल, सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे इसका कंप्लीट सरफेस का 4 पाई है। इसका कितना है हम ये फाइंड करते हैं, इस पॉइंट पे इसका कितना है। इसको हम यानी कि अप्रॉक्सीमेटली सेंटर ही ले सकते हैं। मैंने बताया आपको कि ले सकते हो, बहुत ही क्लोज यहाँ पे पॉइंट है, अंदर है, सिर्फ अंदर अंदर कहने के लिए, ताकि इंटीरियर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, इसीलिए मैंने इसको सेंटर नहीं बोला, क्योंकि सेंटर इसका बल्कि सरफेस पे ही आएगा ना, तो इसीलिए पहले हम फाइंड करते हैं कि इस एरिया का यहाँ पे कितना एंगल बनता है, और फिर उसको कंप्लीट 4 पाई से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास 49 पहले कितना एंगल बनाता है ये वाला एरिया, वो देखते हैं। सो दैट इज़ सिंपल कि हमारे पास ओमेगा जो है दैट इज़ एरिया ओवर आर का स्क्वायर। एरिया कितना है 49 दिया गया है, आर स्क्वायर 7 × 7, ये रेडियस हो जाएगा ना उस स्फेयर का, सोच लो ज़रा फिर समझ आ जाएगा। ये आ जाएगा 1, यानी कि 1 स्टीरेडियन। 1 स्टीरेडियन का एंगल ये एरिया में यहाँ पे बनाएगा इस पॉइंट पे। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था, हमें चाहिए 4 पाई माइनस 1, क्योंकि हमें इसको सब्ट्रैक्ट करके बाकी सरफेस का फाइंड करना है। सो अगर मैं कहूँ कि 4 पाई माइनस 1 is equals to that required angle which we are going to find. So 4 पाई को हम अप्रॉक्सीमेटली कितना ले सकते हैं, 4 3 12 माइनस 1, सो ये अप्रॉक्सीमेटली 11 आ जाएगा। किसी ने ऐसे तो नहीं किया 4 पाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 पाई, टक, सी तो नहीं लगाया ना सी जिसने लगाया वो थोड़ा सा अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करे। तो 11 यहाँ पे ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड हमारा 6th भी फिनिश हो गया है। इसको मैं कंप्लीट पोर्ट को एक बार फिर से साफ़ करता हूँ। हमारे 2-3 MCQs, 2 बल्कि या 3 कराता हूँ, पता नहीं कितने कराता हूँ, लेकिन कुछ MCQs बाकी है। चलो जी, 6 हो गया ना, 7वां 7th MCQs है हमारे पास के मान लो यहाँ पे हमारे पास दीवार है कोई, और हमने कोई होलोकोन, ठीक है, होलोकोन यहाँ पे इसके साथ चिपका दिया। मैं बहुत रफ किए जा रहा हूँ फिर से। यहाँ पे एक होलोकोन है, ठीक है, इस कोन को मैं ज़रा आउटसाइड निकालता हूँ, ठीक है। तो दीवार के साथ हमने कोई सा होलोकोन हमने उसके साथ चिपकाया है। होलोकोन उसका जो जहाँ पे होल होगा उसको हमने दीवार के साथ चिपकाया है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 12 है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है सपोज करो 10, और ये जितनी डिग्रीज बना रहा है वो है 120 डिग्रीज। वैसे नज़र तो नहीं आती, लेकिन सपोज करो 120 डिग्रीज। अब ये कौन सी, ये मैं इसके प्लेन एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये थीटा है, ये ओमेगा नहीं है। तो थीटा इसका 120 डिग्री, यानी कि इस साइड से इस साइड तक का एंगल 120 डिग्री, ठीक है। और इसका यानी कि थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ कि ये सपोज करो ये होलोकोन हमने किसी स्फेयर से काटा था, और उसका जो कर्व पाथ उसको हमने काट के दीवार के साथ चिपका दिया। नहीं समझ आई? बस सिंपली ये कह देता हूँ कि जो हमारे पास क्या नाम है स्फेयर था पहले, जैसे हमने ये काटा है, उसका रेडियस मान लो 12 है,
बस, और क्या चाहिए। अब फाइंड करके दो ज़रा कि हमारे पास ओमेगा कितना होगा। ओमेगा कितना होगा, ऑप्शन ले लो। 3.14 रेडियन, बी 2 पाई स्टीरेडियन, सी पाई स्टीरेडियन, डी नन। ये तो नहीं है, ठीक है। तो इसको फाइंड करो, 3, 2, 1 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमें थीटा दिया है, असल में ओमेगा फाइंड किया है। तो ओमेगा और थीटा का रिलेशन मैंने बताया था कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है, ये इसका हाफ एंगल है। कहाँ जा रहे हो यार, इसका हाफ एंगल है, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। अब हमने चूंकि ओमेगा फाइंड करना है, सो फॉर ओमेगा हम क्या कहते हैं कि सिंपली कॉज ऑफ थीटा निकालो। कॉज ऑफ थीटा क्या होगा, 2 पाई 1 माइनस कॉज ऑफ 60 कितना होता है, 1/2। जिसको नहीं आता वो याद कर लो। सो 2 पाई 1 माइनस 1 ऑफ 2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ कैंसिल, ओके, पाई देगा। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे 10 और 12 मैंने वैसे दिया था ताकि थोड़ा सा वो कंफ्यूज करने के लिए नहीं होता। अक्सर आते हैं ऐसे एमसीक्यूज जो कंफ्यूज करते हैं, ज़्यादा डेटा होता है दिया लेकिन उतना इस्तेमाल नहीं होता। तो इसी तरह का ये एक एमसीक्यूज था। अब जाते हैं हमारे 8वें एमसीक्यूज की तरफ, जो कि इस वीडियो का सबसे अच्छा एमसीक्यूज होने वाला है और थोड़ा सा मुश्किल। मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि 8वें के लिए पूरा बोर्ड मैंने फिर से खाली करना है। 8वां एमसीक्यूज नहीं, एमसीक्यू, और वो है कि उसका मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, आपने उसका डायग्राम भी खुद बनाना है और वहाँ से फिर इसको हल भी खुद करना है। मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ कि सपोज करो अ टॉर्च इज लाइटनिंग a circular part of a wall. A torch is lighting a circular part of a wall such that the torch is perpendicular to the wall, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि द टॉर्च इज परपेंडिकुलर टू द वॉल, और थोड़ा सा डेटा, और वो डेटा है कि द लॉन्गेस्ट रे ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट निकल रही है उस टॉर्च से, उसका जो लॉन्गेस्ट रे है दैट इज 6 यूनिट्स of light is equals to 6 units, and the area of circle being made is ले लो इसको 80 यूनिट स्क्वायर। अब आपने फाइंड क्या करना है कि सॉलिड एंगल वो जो सर्कल होगा वो उस टॉर्च पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, ये हमारे पास फाइंड करना है हमने। तो इसको ट्राई करो, एक बार हल ना हो तो दूसरी बार ट्राई करो, ये थोड़ा सा अच्छा है। तो मैं शुरू करने से पहले 3 तक गिनूंगा, 3,
2 1। पहले तो एक वॉल को हम सपोज करते हैं। जो इस तरह के सवाल मिलते हैं ना पेपर में, तो उसका ये करो कि पहले तो एक एक लाइन को वहाँ पे, जैसे कि अ टॉर्च इज लाइटिंग अ सर्कुलर पार्ट ऑफ अ वॉल, पहले इस वाले स्टेटमेंट को ज़रा डायग्रामेटिकली खुद बना लो, थोड़ा सा शो कर लो। क्या टॉर्च इज लाइटिंग, यहाँ पे एक टॉर्च है, और ये किसी यहाँ पे सर्कल बना रहा है, ठीक है, सर्कल बना रहा है, लाइट कर रहा है सर्कुलर पार्ट ऑफ दिस वॉल। द टॉर्च इज परपेंडिकुलर टू द वॉल। टॉर्च अगर इस वॉल के परपेंडिकुलर हो तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि यहाँ से इस सर्कल के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा। या ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे सर्कल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो सर्कल बनेगा ये बिल्कुल इस यानी कि टॉर्च और इस सर्कल, ये बिल्कुल यानी कि एक एलिप्स टाइप नहीं बनेगा, बिल्कुल सर्कुलर बनेगा, क्योंकि अगर टॉर्च को थोड़ा सा ऐसा कर दो तो वो एलिप्स बन जाता है, एलिप्स टाइप का। तो ये कंप्लीट एक सर्कल है। या ये कह सकते हो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। ये एक थ्योरम है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है या 9th में था पता नहीं, कि अगर कोई किसी पॉइंट से दूसरी लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर हो तो ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है तो ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। जो भूल गए हैं वो बस रहने दे। तो यहाँ पे यहाँ तक तो हो गया, चलो परपेंडिकुलर। द लॉन्गेस्ट रे इज 6। यहाँ पे एक दूसरा हिंट दिया है कि लॉन्गेस्ट रे कौन सा होना है, या तो ये होगा या ये होगा। अब सिर्फ ये दोनों नहीं, ये यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक कंप्लीट जो सरकमफेरेंस है उस पर हो सकता है, लेकिन हम ये दोनों लेते हैं। या एक ले लो सिर्फ ऊपर वाला। एरिया ऑफ सर्कल इज 80, यानी कि यहाँ का जो एरिया बनेगा वो 80 यूनिट स्क्वायर है, और ये 6। तो सॉलिड एंगल कितना बनेगा। अब बात आई कि सॉलिड एंगल कितना बनेगा। सॉलिड एंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2π1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कॉस ऑफ थीटा है ही नहीं, बल्कि यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, एंगल का नाम भी नहीं दिया। तो एंगल को हमने फाइंड करना है। सपोज कर लो जो थीटा है वो ये है, क्योंकि होना ही ये है, हाफ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हाफ ही होना है ना, कंप्लीट एंगल का हाफ। सो दिस इज थीटा। अब कॉज ऑफ थीटा हमने फाइंड करना है, तो हम जानते हैं कि कॉज ऑफ थीटा जो है वो बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास परपेंडिकुलर, हमने पहले बता दिया था, उसका मतलब ही ये था कि यहाँ पे आपके लिए आसानी हो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए। सो कॉज ऑफ थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज। हमारे पास बेस नहीं है, हम बेस को कैसे फाइंड करें फिर, हाइपोटेन्यूज तो है चलो 6, हम बेस को पहले फाइंड करते हैं। लेकिन बेस के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो पहले परपेंडिकुलर को मालूम करते हैं। परपेंडिकुलर क्या है, ये रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो इसको हम एरिया से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80, या आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 ओवर पाई, या आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 बाई पाई। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकता हूँ, अगर 3.14 कर दूँ इसको तो ये हो जाएगा 3236, सो अप्रोक्सीमेटली 26 हम ले सकते हैं, 26 ले सकते हैं।
ठीक है, इतना इसमें अप्रोक्सीमेशन किया करो एमसीक्यूज में, क्योंकि वहाँ पे जो ऑप्शंस इसके साथ तो मैंने दिए ही नहीं। ऑप्शंस जो मिलते हैं वो कुछ यूँ होंगे कि पाई है, 2 पाई है, पाई बाई 2 है, इस तरह के ऑप्शंस। तो इसमें बहुत डिफरेंस है, इसमें जो एंगल में डिफरेंस आएगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो एमसीक्यूज में, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में बहुत फ़र्क होता है एंगल्स का ख़ास तौर पर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर हमारे पास होता है, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26, ठीक है। एरिया का काम ऐसे भी ख़त्म हो गया। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो बेस है, बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 माइनस ये 26 था, दिस इज 10, यानी कि बेस के स्क्वायर को हम अप्रॉक्सीमेटली 9 ले लेते हैं, फिर से अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि यहाँ पे 10 किस चीज़ का स्क्वायर होगा, या तो 3.1 होगा या 3.15 वगैरह। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि चलो मतलब 3 का स्क्वायर है, यानी कि बेस हमारे पास 3 है। तो बेस हमारे पास आ गया 3। अब बिल्कुल ही आसान है, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, इसमें पुट कर दो 3/6 विच इज इक्वल्स टू हाफ। इसी तरह यहाँ पे हाफ पुट कर दो तो ये वही चीज़ बन जाएगी, 2 पाई 1 माइनस हाफ इज इक्वल्स टू हाफ, कैंसिल, और ये हो जाएगा पाई। मैंने इसके ऑप्शंस नहीं दिए थे, लेकिन जो मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिए उसमें भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज ख़त्म हुए जाते हैं रेडियन और स्टेरेडियन के। ये मैंने अपनी कोशिश से इतने एमसीक्यूज बनाए, बात के सारे मैंने ख़ुद बनाए थे, बल्कि शुरू से ही खुद बनाए। सिर्फ पहला वाला जो गेज का था वो बुक में मुझे कहीं मिला और मुझे अच्छा लगा कि वो गेज का थोड़ा सा उसमें कंसेप्ट था कुछ, तो इसीलिए मैंने वो लिया। बाकी कहीं से इतने एमसीक्यूज आपको नहीं मिलेंगे, ना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए एमसीक्यूज ख़त्म। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक करेंगे फर्स्ट ईयर के पहले मेजरमेंट्स के चैप्टर का। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।